बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर रगली इसमें आतिफ वक्कास और ये लेक्चर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी का। लास्ट लेक्चर में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव मीडियम थोड़ा सा मैंने डिफ़ाइन किया था और फिर मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर बात करेंगे। सो आज हम उसको मज़ीद डिटेल से देखेंगे, ये देखेंगे कि मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स इस पर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा हम पावर को मज़ीद डिटेल से देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने उसको डिफ़ाइन किया था, उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखा था। आज मज़ीद भी उसको देखेंगे, उस पर किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम पावर और एनर्जी को कैसे रिलेट कर सकते हैं, एफिशिएंसी किसी सिस्टम की क्या होती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव मीडियम, वो ज़रा मैं दोबारा लिख लूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव मीडियम, रेजिस्टिव मीडियम इस तरह का मीडियम कि जिसके अंदर जो है टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, बल्कि उसका कुछ हिस्सा फ्रिक्शनल फोर्सेस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता हो। तो इसमें ये होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। एंड मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि ये लॉस दो तरह से यूटिलाइज होगा। इसका कुछ हिस्सा उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, यानी गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगी, और उस लॉस का कुछ हिस्सा वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा। तो मैं उसको W सब F से रिप्रेजेंट करता हूँ, दैट इज़ वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, फॉर एग्जांपल इनिशियली वो किसी हाइट पे था HI, और वहाँ से जब नीचे आया किसी और हाइट पे HF, तो इस दौरान इसकी पोटेंशियल एनर्जी में ये लॉस आएगी। ये याद रखना है कि लॉस के केस में इनिशियल माइनस फाइनल लिखते हैं, जबकि गेन जब आती है तो काइनेटिक एनर्जी में आएगी। इस दफ़ा उसमें आपने फाइनल माइनस इनिशियल लिखना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। एंड देन वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन को मैंने मज़ीद सिंपल लिखा, एंड दैट इज़ FS। S इज़ द डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच दैट फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स। नाउ इसमें मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली किसी हाइट पे है और ग्राउंड से किसी हाइट पे, लेट्स सपोज वो 10 मीटर हाइट पे, 10 मीटर, और उस ऑब्जेक्ट का मास जो है लेट्स सपोज दैट इज़ 10 किलोग्राम। ऑब्जेक्ट का मास 10 किलोग्राम है, ज़मीन से 10 मीटर की हाइट पे है। अगर ज़मीन पे उसकी काइनेटिक एनर्जी ये इक्वल हो जाए 90% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के जो यहाँ पे थी, तो इस लेवल को A कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी A पे जितनी थी उसका 90% यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। इस लेवल की को मैं B कह देता हूँ। तो B के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ 90% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट A। तो बताएं कि वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या है। नाउ जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा कि टोटल जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के पास है उसके दो टुकड़े हो जाने हैं। एक टुकड़ा जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ होगा, तो ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे पहुँचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी टोटल उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी उसका 90% है। तो अब मुझे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, और A पे जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ mgHA। क्योंकि इस पॉइंट पे जो फाइनल हाइट है उसको मैं 0 एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये सारी की सारी हाइट A पे पोटेंशियल एनर्जी है, एंड दैट इज़ m इज़ 10 किलोग्राम एंड G इज़ 10, हाइट इज़ 10, so it's 1000 joules, 1000 joules, that is potential energy at A. Now अगर तो 90% काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो कितना हिस्सा फ्रिक्शन में गया है? 10%। तो इसका 10% वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन है, दैट इज़ 10% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट A। नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट A इज़ 1000, सो 10 by 100 ऑफ 1000। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि जी
वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन इज 100 जाउल। तो 100 जाउल वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन है। अब ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जी इस पॉइंट पर अगर तो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन 100 जाउल है तो यहाँ पर पहुँचकर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो फिर ये कैसे सॉल्व करेंगे। वेलोसिटी का पता चलेगा काइनेटिक एनर्जी से, और काइनेटिक एनर्जी 90% ऑफ टोटल है। तो अगर हम पहले 90% ऑफ द टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें तो 90 डिवाइडेड बाई 100, 90% ऑफ 1000 मीन्स 900। वो कुछ चीज़ें वैसे भी बंदे को पता चल जाती है, कैलकुलेट करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको प्रॉब्लम होती है इसमें। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो होगी पॉइंट बी के ऊपर, दैट इज़ 90% ऑफ 1000, सो 900। अब 900 जाउल काइनेटिक एनर्जी मिल गई, तो इससे हम स्पीड बता सकते हैं। स्पीड क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 12 mv², और बी के ऊपर स्पीड फाइंड करनी है, रीअरेंज कर लें एंड वी गेट v² इज इक्वल टू 2kb डिवाइडेड बाई m स्क्वायर है, यहाँ से हटाएंगे स्क्वायर रूट आएगा। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप वैल्यूज पुट कर लें तो आपके पास राउंड अबाउट यानी 2 मल्टीप्लाइड विद 900 डिवाइडेड बाई 10, सो 180 का स्क्वायर रूट आता है एंड 13 पॉइंट समथिंग जो भी आता है, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। इस तरीके से इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी मैं कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट किसी हाइट से, यही मास 10 किलोग्राम का, किसी हाइट 10 मीटर से नीचे ड्रॉप होता है। अब यहाँ पर कोई कील है, कोई नेल है जो किसी वुडन ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट होता है, और ये वुडन ब्लॉक है नीचे। अब जैसे ही ये स्टोन या ये ऑब्जेक्ट 10 किलोग्राम का इस जगह पे पड़ता है, इस लेवल को मैं बी कह देता हूँ, इस लेवल को ए कह देता हूँ। ए से जब ये ऑब्जेक्ट ड्रॉप होकर बी पर पड़ता है, ये कील वुड के अंदर 4 सेंटीमीटर पेनिट्रेट हो जाती है। सेंटीमीटर को अगर मीटर में लिखें तो 10⁻² मीटर्स। ये अब क्वेश्चन ये है कि फ्रिक्शन क्या है इस वुड और इस कील के दरमियान, इस नेल के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो कितनी है इस वक्त जब ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर इसको पेनिट्रेट कर दे। नाउ सबसे पहले मुझे चाहिए एनर्जी के, ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे लगा तो उसमें एनर्जी कितनी थी। सो अगर मैं निगलेक्ट कर दूँ क्या, एयर फ्रिक्शन को, और ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है कि निगलेक्टिंग एयर फ्रिक्शन। सो निगलेक्टिंग एयर फ्रिक्शन हम ये कह सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस आती है दैट इज़ mgh, क्योंकि mgh यहाँ पे थी, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, तो mgh लॉस है एंड दैट इज़ इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो थी, यहाँ पर हाफ mv² हो जाएगी। ये तो काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन हम काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहते, हमें वो वर्क चाहिए जो इस वुडन ब्लॉक के अंदर इस नेल को पेनिट्रेट करने में हुआ है। नाउ वो वर्क है वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो इसके साथ प्लस में मैं नहीं लिखूंगा। वजह ये है कि इस वक्त यहाँ पर मैं वो फ्रिक्शन का वर्क लिख सकता हूँ जो एयर रेजिस्टेंस की वजह से होगा। अब मैं कहता हूँ कि नहीं जी, ये सारी की सारी एनर्जी अब वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन है, तो इसको मैं इक्वल में लिखूंगा Fx। Fx इज दैट वर्क, ठीक है। नाउ Fx इज इक्वल टू mgh एंड F इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाई x। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। m इज 10 किलोग्राम, g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h is 10 meter and x is 4 multiplied with 10⁻²,
अगर हम इसको सॉल्व कर लें ये ऊपर चला जाएगा एंड 4, तो ये राउंड अबाउट 2.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन यहाँ से फोर्स आ जाता है। तो इस तरीके से हम वो फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर एक बुलेट के बारे में ये पूछा जा सकता है कि जी एक बुलेट किसी टारगेट के अंदर पेनिट्रेट होती है, कोई बुलेट जाती है किसी टारगेट के अंदर पेनिट्रेट हो जाए और आपको बताया जाए कि जी ये इतने सेंटीमीटर तक, लाइक 10 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट हो जाए, तो आप बताएं कि वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना है या मतलब फ्रिक्शन की फोर्स कितनी है। तो इसके लिए आपको काइनेटिक एनर्जी मालूम होनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी भी Fx की इक्वल हो सकती है। अगर हॉरिजॉन्टली वो बुलेट आ रही है तो इनिशियली सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एज्यूम कर लें, बिकॉज इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट सेम होंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगा। तो वही काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी फ्रिक्शन के ख़िलाफ़ यूज़ होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। या फिर कोई इलेक्ट्रॉन है किसी टारगेट के अंदर इंटर होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा, इसके लिए आप वेट करें, जब हम एक्स-रेस पढ़ेंगे वहाँ पर इसकी डिटेल्स बताऊँगा इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे पावर की तरफ। पावर जो है उसकी डिफिनीशन लास्ट टाइम हमने की थी और मैंने लिखा था कि पावर, एवरेज पावर इज वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, और इसी चीज़ को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। एंड एनर्जी कई फॉर्म में हो सकती है, ख़ास तौर पर ये बड़ा अहम फॉर्म है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए हैं पास्ट पेपर्स में, तो ये आपने याद रखना है mgh/t। जिस तरह की भी हाइट गिवन हो, आपने ग्राउंड से स्ट्रेट हाइट लेनी है। रास्ता जो भी आप इस्तेमाल करें, अर्थ कंजर्वेटिव फील्ड है तो आप सीढ़ियों से जाएं या सीधा पाइप से जाएं, लेकिन वर्टिकल हाइट आपने फार्मूला में लिखनी है, तो ये आपने याद रखना है। फिर वर्क की जगह अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लिखें तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, F.d/t। d/t स्पीड है या इसको हम वेलोसिटी कह देते हैं। F.v फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के केस में आपको पता है कि आप cos थीटा लिख सकते हैं। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। और फिर दूसरी बात ये कि इसके यूनिट्स, ये बड़ा अहम है, यूनिट्स आपको मालूम होने चाहिए। तो इस बेसिक डेफिनेशन को देखते हुए हमें पता चल सकता है कि पावर इज़ वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो पावर इज़ इक्वल टू उसके यूनिट्स, ऐसा यूनिट जो है वो वाट कहलाता है, 1 वाट, एंड दैट इज़ इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। अगर कोई मशीन 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क करती है तो उसका पावर 1 वाट है, और 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ये बड़ा अहम है। और चूँकि जूल न्यूटन मीटर है तो 1 वाट 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड है। और फिर आप इसको अगर उसमें लिखना चाहें बेस यूनिट्स में तो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, लेकिन एनर्जी में टाइम का नेगेटिव स्क्वायर होता है, यहाँ पर सेकेंड -3 होगा क्योंकि एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ये इसको बेस यूनिट्स में लिखा जा सकता है। और फिर एक इंतहाई इम्पोर्टेंट यूनिट जो है वो हार्स पावर है, हार्स पावर। तो 1 हार्स पावर जो है दैट इज़ 746 वाट्स। ये आपको याद हो, तो वाट से हार्स पावर में जाना हो या हार्स पावर से वाट में जाना हो तो ये कन्वर्जन फैक्टर याद रहे। अगर हार्स पावर बड़ा यूनिट है, इसलिए अगर आपको वाट से हार्स पावर्स में जाना है तो फिर आपने 746 पे डिवाइड करना होगा। और लेकिन अगर आप हार्स पावर से वाट पे जाते हैं तो 746 से मल्टीप्लाई करना होता है। फिर जो किलो वाट और मेगा वाट इस्तेमाल होते हैं, आपको पता है किलो जो है 1000 को कहते हैं, तो 1 किलो वाट इज़ 10⁻³ वाट, 1 मेगा वाट इज़ 10⁻6 वाट।
फिर एनर्जी के इस फार्मूले को देखते हुए हम इसको रिलेट कर सकते हैं पावर और एनर्जी को। तो एक इंतहाई अहम यूनिट जो कमर्शियल यूनिट है वो भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। बिजली का जो कमर्शियल यूनिट है दैट इज़ किलोवाट आवर। तो अगर हम पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करें और पावर को किलोवाट में लें और टाइम को हम आवर्स में लें तो फिर एनर्जी के इस यूनिट को हम कहते हैं किलोवाट आवर। और ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे तो इसके बाद जो है अगर आप ग्राफ देखें, अगर आपको पावर और टाइम के दरमियान ग्राफ दिया गया, पावर और टाइम के दरमियान ग्राफ है और लेट्स सपोज ये पावर है, ये टाइम है और फॉर एग्ज़ाम्पल वो ग्राफ इस तरह है और आपसे कहा जाए कि जी इस ग्राफ का एरिया कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी शो करता है, तो आप देख सकते हैं कि W या एनर्जी इज इक्वल टू PT, क्योंकि पावर और टाइम का प्रोडक्ट होगा, ये रेक्टेंगल बनेगा। इस रेक्टेंगल का एरिया जो है ये आपको एनर्जी देगा, क्योंकि वाट सेकंड जो है वो जाउल है। अगर आप इसको वाट में लिखें और इसको सेकंड्स में लिखें तो जाउल मिलेगा, इसको किलोवाट में लिखेंगे, इसको आवर में लिखेंगे तो किलोवाट आवर में मिलेगा, लेकिन होगी वो एनर्जी या वर्क। तो ग्राफ से आप ये भी बता सकते हैं कि एनर्जी या वर्क होगा। ग्राफ और तरह का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो पावर जो है कांस्टेंट हो, लेकिन अगर कांस्टेंट पावर तो इसका इस तरह ग्राफ होगा। ग्राफ से आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर भी वर्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपली उस ग्राफ का एरिया। और इसके साथ एफिशिएंसी किसी मशीन की, किसी सिस्टम की एफिशिएंसी का मतलब ये होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट यूज़फुल वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट। तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट एफिशिएंसी होती है। आमतौर पर इसको हम परसेंटेज में लेते हैं, सिंबल उसके लिए एटा यूज़ होता है एंड दैट इज़ आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाइड विद 100%। नाउ आउटपुट अगर किसी मैकेनिकल सिस्टम की बात की जाए तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सिस्टम है, यहाँ पे इंक्लाइंड एक लीवर है, ठीक, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रख लेते हैं और यहाँ पे कोई इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगाता है और इस ऑब्जेक्ट को ऊपर राइज करता है। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि एक फोर्स लग रही है, एफर्ट हो रहा है, और यहाँ पर एक लोड है जो कि ऊपर मूव कर रहा है, दैट इज़ FL, लोड की फोर्स। और ये एफर्ट जो है वो इस ऑब्जेक्ट को, इस हिस्से को नीचे की तरफ लेके आ रहा है। तो एफर्ट की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो है DE, यानी डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच एफर्ट एक्ट्स, एंड देन ये लोड जो है ये किसी हाइट तक जाएगा। तो ये वो डिस्प्लेसमेंट होगी जो लोड कवर करेगा, द डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच द लोड इज़ रेज्ड। नाउ आउटपुट इस केस में क्या है, इनपुट क्या है? इनपुट है एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। ये इनपुट है, हमने इसमें एनर्जी दी है। ये आउटपुट है, ये इस मशीन ने वर्क किया, वेरी सिंपल मशीन, इट्स अ लीवर, एंड ये इसको ऊपर लेके जाती है। तो ये नीचे डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे FL मल्टीप्लाइड विद DL, एंड यहाँ पर मैंने 100% लिखा था, इसको इधर लिख लेते हैं। ये अमूमन परसेंटेज में होती है, एंड जितने भी रियल सिस्टम्स हैं उसमें एफिशिएंसी जो है, रियल मशीन्स की एफिशिएंसी हमेशा 100% से कम होती है। आइडियल केस में ये 100% होती है, आमतौर पर कम होती है। तो आप ये लिख सकते हैं। फिर ये इस तरह से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, सिंपल से क्वेश्चन
ये तो मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हुए, मैकेनिकल, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जिसमें आपको एफर्ट और फोर्स वगैरह नहीं यूज़ करने पड़ते। सिंपली कहा गया होता है कि एक मशीन है जिसकी एफिशिएंसी जो है 80% है, एफिशिएंसी 80% है। तो अगर हमें यूज़फुल एनर्जी क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए 1000 जूल, तो हमें इनपुट कितनी देनी होगी। ठीक है, तो फिर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। परसेंटेज में गिवन है तो इधर 100 होगा। ठीक है, तो 80% और वो 100 नीचे आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आपको 0.8 मिलेगा, एंड दैट इज़ आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। नाउ हमें इनपुट चाहिए तो आउटपुट गिवन है, आउटपुट एंड इनपुट इज़ अननोन, सो इनपुट इधर आ जाएगा, इनपुट एंड आउटपुट को क्या करें 0.8 पे डिवाइड करें, तो आउटपुट जो भी है दैट इज़ व्हाट 1000 डिवाइडेड बाय 0.8। 0.8 की बजाय ऊपर एक और ज़ीरो आ जाएगा, 8 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 1250। So that is the input energy which we should provide in order to have 1000 joule output। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कभी इनपुट गिवन होता है, आउटपुट मांगा होता है, कभी दोनों गिवन होते हैं, एफिशिएंसी मांगी होती है, तो इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। इसके साथ ही मैं आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एनर्जी की कुछ जनरल बातें मज़ीद भी डिस्कस करेंगे, और ये यहाँ पर बताता चलूँ कि आपको पता हो कि किस सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी है। जो हम रूटीन में डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, फॉर एग्जांपल डीजल इंजन की एफिशिएंसी 30 होती है, पेट्रोल की 25% होती है। तो इस तरह बहुत सारी मशीन्स आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उनकी एफिशिएंसी